आवाज़ अड्डा में हम राजनीति या देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें करते हैं। हम यानी कि वो बातें करते हैं जो आम जनमानस से सीधे जुड़ी हुई हैं। क्रिकेट क्यों आखिर? क्योंकि क्रिकेट भारत में एक बहुत बड़ी भावना है, एक बहुत बड़ा धर्म कह लीजिए। बहुत लोग उससे इस तरीके से जुड़े हैं कि अगर क्रिकेट के मैदान में भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो लोगों की भावनाएं भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। यानी क्रिकेट देश को जोड़ने का तो काम करता है, लेकिन ये देश में जो लोगों की मन की भावनाएं हैं उनको भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। वो दिन हम सबके जहन में याद है, अभी जब T20 वर्ल्ड कप हमारी टीम ने उठाया था तो सबके मन प्रफुल्लित थे, बहुत खुश थे। लेकिन अभी जो हो रहा है, मेलबोर्न टेस्ट में जो हुआ या उससे पहले न्यूजीलैंड के हाथों जो टेस्ट में हम हारे, पूरी सीरीज़ हारे, उससे शायद कहीं क्रिकेट प्रेमियों के या देशवासियों के दिल थोड़े बैठते चले गए। और मेलबोर्न टेस्ट में जिस तरीके से जो बॉक्सिंग डे टेस्ट कहलाता है उसमें भारतीय टीम हारी, उसके बाद तो सवालों की झड़ी लग गई, भावनाएं आहत हो गई और न जाने कितने सवाल आने लगे। किसे खेलना चाहिए, किसे रिटायर हो जाना चाहिए, वो ऐसा क्यों खेल रहे हैं, वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेल रहे हैं। और तो और जो देश के वरिष्ठ कमेंटेटर हैं, जो पूर्व खिलाड़ी भी हैं, उनकी भी भावनाएं बह निकली। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि आप और हम सब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इस खेल को जीते हैं। खेलते ना हो सब, लेकिन देखकर उसमें शामिल होकर ज़रूर उसका हिस्सा बनते हैं। तो मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में टीम इंडिया क्यों हारी वो तो एक बात है, लेकिन ये जो पूरा टेस्ट क्रिकेट है, इसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस हाल में इस टीम का है, क्या ये हमारी टीम वैसी टीम थी? शायद नहीं। हमारी टीम की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, तो अचानक इस टीम को क्या हुआ? घर में अच्छा नहीं खेल पाई, बाहर गई तो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसा उम्मीद लगाई जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक वक्त की बात है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पे वक्त के साथ ऐसी होती हैं जिसमें बदलाव की ज़रूरत होती है, जिसमें सुधार की ज़रूरत होती है? तो क्या टीम इंडिया भी अब उसी चौराहे पे आके खड़ी हो गई जहां बदलाव और सुधार बड़े पैमाने पर चाहिए? आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं देश के कुछ बड़े क्रिकेट के जानकार, जिसमें शामिल हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव साहब, वरिष्ठ खेल पत्रकार शारदा उगरा जी, खेल पत्रकार विमल कुमार साहब और क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे नहीं पता विमल जी, आपके आगे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वरिष्ठ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप भी वरिष्ठ ही हैं। लेकिन विमल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मेलबर्न से, जहां उन्होंने इस क्रिकेट के इस मैच को साक्षात देखा। इसलिए पहला सवाल मैं उन्हीं से शुरू करता हूं। बहुत सारी बातें हो गई जब तक हम ये कार्यक्रम करने पे आए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है विमल भाई, और रिएक्शन वहाँ पे तुरंत आते हैं, भावनाएं वहाँ तुरंत बहने लग जाती है। क्या हो गया हमारी टीम को? एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं सारे सवालों को समअप कर देता हूं। क्या ये वही टीम है जिसको हमने हाल फिलहाल में इतना शानदार खेलते हुए देखा, और अब वो लग नहीं रहा कि जैसे ये टीम जैसी टीम खेल रही, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, टीम नहीं दिख रही? विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक एक तरह से सही बात पूछा जाए, जब ये टेस्ट मैच जब चल रहा था, मुझे लगता है जो बात पैट कमिंस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने कहा कि मैंने इससे बेहतरीन टेस्ट मैच नहीं खेला है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब इंडियन और जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे लगभग 50 के करीब होंगे, और सबका मानना था कि इस तरह का टेस्ट मैच नहीं देखा है, क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा था। इंडिया के क्रेडिट देना पड़ेगा, पहले 2 दिन जिस तरह से वो पीछे थे और उन्होंने पलटवार किया, और आखिरी दिन लंच पे अगर आप देखिए विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए, 33 पर 3 थे। उसके बाद पंत और जायसवाल ने जिस तरह की साझेदारी की, पूरा सेशन एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। और उस समय जब चाय के बाद ये चर्चा हो रही थी प्रेस बॉक्स में, क्या इंडिया जीत के लिए जाएगी, और एक मजाकिया लहजे में चल रहा था, क्या T20 की तरह खेल सकते हैं, वनडे की तरह खेल सकते हैं। गाबा सब लोग याद दिला दे रहे थे कि 328 चेज किया था। लेकिन एक एक गलती, और जो जिस तरह से जो ऋषभ पंत ने जो शॉट खेला, उसके चलते उनकी बहुत आलोचना हो रही है। और जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर तो खैर CNBC आवाज में हम लोग जो है बड़े शालीन तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आपको पता होता है कि न्यूज चैनल्स में या फिर जनरली मीडिया में, सोशल मीडिया में मैच का मुजरिम ढूंढने की कोशिश होती है, और मैच का मुजरिम ढूंढा जा रहा है। और बहुत आसान है, अगर इस टीम में अगर छोड़ दिया जाए जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी को, तो हर किसी के लिए अपने अपने विलेन है। किसी के लिए ऋषभ पंत विलेन है जिन्होंने वो शॉट खेला, किसी के लिए जायसवाल जैसा खिलाड़ी है जिन्होंने दोनों पारियों में उम्दा पारी खेली, वो भी विलेन है। रोहित और विराट तो खैर विलेन है ही लोगों की नजरों में, क्योंकि जो उन्होंने किया है। लेकिन अगर इन सब बातों को छोड़ दिया जाए, एक्सट्रीम रिएक्शन को भी छोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो 2 दिग्गज हैं, वो किसी भी तरह से इस तरह, अगर अगर वाकई में ये
उनकी विदाई वाले दौर की आखिरी कड़ी है, तो इस तरह की विदाई चाहेंगे। और इत्तेफ़ाक से मुझे लगता है कई बार इतिहास खुद को दोहराता है। 2011 में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, भारतीय क्रिकेट की एक असाधारण तिकड़ी आई थी यहाँ पर, और उस समय कहते हैं ये लोग 35-36 में की उम्र में थे और उन्होंने यही संघर्ष देखा था। और एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा भी उसी दौर से देख रहे हैं। एक नई पौध आ रही है जहाँ पर जायसवाल हैं, पंत हैं, नीतीश रेड्डी हैं, लिंक जनरेशन के तौर पे आपके पास केएल राहुल हैं, लेकिन जो एक दिग्गजों का दौर है, वो सूरज ढलता दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ एक तरफ सूरज ढलता दिख रहा है, वहीं पर नई पौध जो है, वो आती हुई दिख रही है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके तो थॉट पे, इसका जो आपके थॉट आखिरी प्रोसेस आखिरी हिस्सा हो गया विमल जी, वो वाकई एक दार्शनिक वाली बात हो गई कि हाँ बिल्कुल सही है, वो चीज़ तो हो ही रही है कि सबके करियर एक बार पीक पे पहुंचते हैं, फिर वो धीरे धीरे ढलान की ओर चले जाते हैं, लेकिन सवाल उठते हैं, सवाल करते हैं, बातचीत होती है। मलय साहब, क्या हमारे जो दो बड़े दिग्गज हैं, जो स्टार खिलाड़ी हैं, एक तो टीम के कप्तान हैं और साथ में दुनिया के बहुत बड़े बल्लेबाज भी हैं, और दूसरे विराट कोहली साहब हैं। पहले मैं अगर कप्तान साहब की बात कर लूं, मतलब कई एक्सपर्ट्स ने, कई कमेंटेटर्स ने, आज मैं अभी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो लिख दिया, बोल दिया कि अगर कप्तान ना होते तो शायद टीम में ही जगह ना मिलती, अब सोचना चाहिए। उनके रिटायरमेंट के कयास लगने शुरू हो गए कि वो सिडनी टेस्ट के बाद रिटायर करेंगे, या उन्होंने बोर्ड से बात की है कि अगर फाइनल में पहुंचे तो वहाँ तक तमाम बातें आ रही हैं। लेकिन अगर हम रोहित एज अ प्लेयर को देखें तो क्या, जो अभी बात कर रहे थे विमल, कि सबका एक समय आता है, अब वो भी अपने पीक पर पहुंच चुके हैं जहां धीरे धीरे उन्हें भी एहसास हो गया है कि ये चीज अब नीचे ही जाएगी, वापस ऊपर नहीं पहुंचेगी। देखिए, पीक पर खिलाड़ी पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये यहाँ बैठकर हमारा फैसला करना उचित नहीं। खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो पीक पर पहुंचा, उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हम इस तरह की बहस पहले भी देख चुके हैं, जिसमें कई बार सचिन तेंदुलकर पर, महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल उठाए गए कि ये बड़े लंबे समय तक खेल रहे हैं, अब इनके अच्छे दिन ढल गए हैं, इनके रिफ्लेक्सेस पुअर हो गए हैं। संजय मंजरेकर ने सचिन के बारे में कुछ कहा था, मुझे अभी तक याद है। धोनी के बारे में कई बातें कही गई थी, और फिर जब 1-2 मैच के अंतराल के बाद वो चल पड़े, तो वो सारी बातें भूल गए लोग, और फिर कहने लगे कि नहीं, नहीं, खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसे कब रिटायरमेंट लेनी चाहिए, उसके खेल जीवन की सांझ-बेला कब आ गई है, ये उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और मैं इस बात में यकीनन बिलीव करता हूँ, इस पे मेरा विश्वास है कि खिलाड़ी से बेहतर, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखता है, उसके ऊपर अगर हम सवालिया निशान लगाते हैं कि आज उनकी लेवल फिटनेस की ऐसी नहीं है, या उनके रिफ्लेक्सेस पुअर हो गए हैं, या वो नहीं रन बना रहे हैं इसलिए उनको अब बैठ जाना चाहिए, शामियाने के अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा ऐसे खिलाड़ियों के लिए। मेरी अपनी एक छोटी-सी ऑब्जर्वेशन ये है कि टेस्ट मैच का जो पूरा स्वरूप है इस बदलते क्रिकेट की दुनिया में, उसमें ये सोचना होगा कि जो छोटे फॉर्मेट का 20 ओवर का जो गेम है, या फिर 50 ओवर्स का गेम है, उसमें जो खिलाड़ी खेल रहा है वो टेस्ट मैच को कितनी जल्दी टेस्ट मैच में अपने आप को ढाल पाता है, किस प्रकार से उसको खेल पाता है। न्यूजीलैंड के साथ हार हुई, बड़ी करारी हार हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार-जीत का सिलसिला चलता रहा। एकदम जिसको कहते हैं कि वो एक तरह से छुपा-छुपी चलती रही, कभी तुम आगे, कभी हम पीछे, कभी लगा कि आज जीत जाएँगे, कभी लगा कि अच्छा ये ड्रॉ कराने के लिए खेल रहे हैं क्या? उसके बाद 7 विकेट धड़ाधड़ गिर गए। तो इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें हमें लगता है कि एक मंथन इस बात पर करना होगा कि टेस्ट मैच में सिर्फ़ टेस्ट कैप पाने के लिए, या टेस्ट मैच खेलते रहने के लिए, रिकॉर्ड बनाते रहने के लिए हमें खेलना है, या हमें टेस्ट मैच जिताने के लिए टेस्ट मैच के खिलाड़ी के रूप में खेलना है। तो ये जो बहुत दिनों से एक डिबेट भारत में भी है, और दुनिया ने के कई देशों ने तो इसे लागू लागू भी किया कि अलग-अलग टीम के लिए अलग-अलग खिलाड़ी, अलग-अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग खिलाड़ी, अलग टीम, अलग कप्तान, उस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। जहाँ तक रिटायरमेंट का सवाल है, मेरे ख़्याल से ये बहुत ब्रूटल होगा हमारे लिए यहाँ बैठकर ये फ़ैसला कर लेना कि अब ये नहीं खेलने वाले, अब इनसे रन नहीं बनेंगे, अब ये नहीं चल पाएँगे, अब ये इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, इनके पाँव में दम नहीं, इनके रिफ्लेक्सेस, ये बातें करना मुझे तो नहीं लगता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो फैसला तो एक खिलाड़ी ही ले सकता है, या जो जिस टीम का वो हिस्सा है वो टीम या वो मिल के ले, हम तो यहाँ से बिल्कुल नहीं कर सकते।
शारदा जी, लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल, आखिरकार ये खिलाड़ी भी तो होते इंसान ही हैं, मैं रोहित शर्मा जी की बात करूं, मन भी हम समझ सकते हैं कि इंसान का कैसे चलता होगा। T20 का देखिए, हमने बड़ा वाला 50 वाला वर्ल्ड कप हारा, फाइनल तक पहुंच के बस टच करते करते, वो क्रेडिट भी हम रोहित से ले नहीं सकते, ऑलमोस्ट हम चले गए थे जहां तक जाना था। उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप उठा लिया। क्या एक मन में जैसा पीक हो जाता है ना, आप समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे जो अचीव करना था मैंने वो कर लिया। फिर वो न्यूजीलैंड की हार आई, उनकी एक जो स्टेटमेंट थी उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उन्होंने कहा कि इतनी बार जीते हैं, एक बार हार गए तो क्या हुआ। और फिर अभी भी वो पहुंचे, और मतलब चाहे उनका खुद का खेल हो या उनकी कप्तानी, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो क्या एक व्यक्ति जो है कप्तान है, भले ही वो देश का या बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसके अंदर कहीं अब चीज़ें थोड़ी सेटल हो रही हैं, या वो जो उसका मनोभाव है वो बाहर दिख रहा है? विपिन जी, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। हम एक क्रिकेटर के मन में जो क्या हो रहा है, हम उसे पढ़ नहीं सकते, हम उसे कह नहीं सकते क्या हो रहा है। हमको जो दिख रहा है वो रिजल्ट्स के थ्रू हम उसकी बातें कर रहे हैं। और रोहित का ऐसा पहले कहा गया था कि वो बहुत अच्छे टेस्ट कप्तान हैं, और वो टेस्ट कप्तानी समझते हैं, वो जानते हैं। धोनी इतने अच्छे टेस्ट कप्तान थे नहीं, वो वनडे वाइट बॉल बहुत अच्छे, शायद हिंदुस्तान के बेस्ट वाइट बॉल कैप्टन है। तो रोहित का जो रोल है इसमें, मेरे ख्याल से उनका खुद का फॉर्म ने बहुत बड़ा असर किया है, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कप्तानी, और उनका जो जनरल जिसको कहते हैं आप उनका जो डिमीनर, उनका जो बिहेवियर है इसमें। और अगर आप रन नहीं बनाते हैं कप्तान के तौर पे, तो फिर आप पे बहुत प्रेशर होता है, और सारी टीम आपकी तरफ देख रही है कि आपसे रन नहीं बन रहे, वो जान सकते हैं। और आपका क्या रिस्पॉन्स होता है अलग, बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। जो मेरा वो कोई स्टेटस नहीं है कहना कि ऐसा होता है, लेकिन आप देखें इतिहास में हमने देखा है कि जो कैप्टन्स जो अपने रन नहीं बनाते हैं उन पे बहुत प्रेशर होता है, और उनकी परफॉर्मेंस और जनरल टीम, बहुत कम कप्तान होते हैं जो अपना बैड फॉर्म को छोड़ के टीम को बिल्कुल बहुत एनर्जी दे और आगे ले सके। जब हमने ऑस्ट्रेलिया को 2018 में हराया था ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 2020-21 की सीरीज जीती थी, हमारे कप्तान का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग था उस टाइम। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में अगर आपका कप्तान रन नहीं बना रहा होता तो प्रेशर सब उस पर ही होता है। ये, और जो एलीट एथलीट होते हैं, जो सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स होते हैं, उनका जो, जिसको कहते हैं ना, उनका जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, गर्व होता है, उनका अंदर का जो अंदर को जो अक्कड़ और घमंड होती है एलीट एथलीट की, उसको बहुत ठेस पहुंचती है अगर ऐसे उनकी परफॉर्मेंस हो। यही मैं कह सकती हूँ इसके बारे में कि और वो जो सेटल होने की बात जो आप कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि एलीट एथलीट का जो दिमाग होता है, एलीट क्रिकेटर का जो दिमाग होता है, वो कुछ कभी सेटल नहीं होता। वो उसके मन में यही चल रहा होता है कि मैं और कर सकता हूँ, मैं इसको, आई कैन गेट ओवर दिस स्लम्प, और मैं वापस लौट सकता हूँ अपने फॉर्म में। और आप सब कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ क्रिकेटर जानता है कि वो कब रिटायर कर सकता है। नहीं, क्रिकेटर के अलावा सिलेक्टर की भी चॉइस होती है कि वो डिसाइड करे, कि वो निश्चय ले कि हाँ इसको खेलना चाहिए। नहीं, सिलेक्टर पे बहुत जिम्मेदारी होती है इस बात में। बिल्कुल बिल्कुल। और सिलेक्टर क्या देखते हैं? सिलेक्टर देखते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया। चंद्रेश, अगर मैं रोहित एज अ बैट्समैन की बात करूं तो ये पर्टिकुलर आप देख लीजिए, एक आप सोशल मीडिया पे मीम ही कह सकता हूं उसको, जो बहुत चल रहा है कि इसी सीरीज में बुमराह के 30 विकेट हैं और कप्तान साहब के 31 रन हैं। 2, 3, 6, 10, 3, 8 इस तरह से सब मिला के 30 रन उन्होंने बनाए। थोड़ा पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश सीरीज में उन्होंने कुल आई थिंक 5 पारियों में, 4 पारियों में कुछ 40 के आसपास रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ 3 मैचेस में 90s के आसपास थे। तो कंसिस्टेंटली ये जो रेड बॉल क्रिकेट है, शायद जो परफॉर्मेंस, वो जिस लेवल के बल्लेबाज है, जिस कैटेगरी के बल्लेबाज हैं, जो ना बॉलर से घबराए, ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन या पिच का मोहताज हो, अगर उसका रन नहीं आ रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। अब हम जो भी कहें कि उम्र है, व्हाटएवर प्रेशर है, इतना क्रिकेट खेल लिए हैं, या कुछ और है, कैसे समझें इसे? बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आपने मुझे बुलाया आपके चैनल पर। चूंकि ये एक बिजनेस चैनल है,
मैं चाहूंगा कि आपके जरिए मैं निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट करूं कि पॉपकॉर्न का जो रेट आपने जीएसटी का सेट किया वो जसप्रीत बुमराह और उनके परिवार के लिए 2% होना चाहिए, 5% नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना इस साल मेहनत किया किसी और ने नहीं किया है। तो आपके जरिए जरा सीतारमन जी को ये बात बता दीजिए ताकि उनके परिवार को थोड़ी राहत की सांस मिले थिएटर में। और जहां तक बात है रोहित शर्मा के फॉर्म की, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में जब नहीं खेले थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी वापसी करने के लिए इस सीरीज में। शारदा ने अभी अभी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपका कप्तान परफॉर्म करता है तो आपकी टीम और बेहतर परफॉर्म करती है। पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी और उन्होंने जबरदस्त कप्तानी की थी और लीड फ्रॉम द फ्रंट किया था। और कप्तान बदला, उसको फिट करने के चक्कर में आपने टीम में बदलाव करना शुरू कर दिया और यही आप देखें कि उनके तरफ से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और उसका असर सब पे होने लगा है और पूरी टीम के परफॉर्मेंस पर होने लगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस बात पर हमें गौर फरमाना चाहिए कि क्या उन्होंने जल्दबाजी कर दी और वो इस सीरीज में और टेस्ट क्रिकेट में पिछले 2-3 सीरीज से इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। हम इंडिया में बहुत जल्दी जो है फॉर्मेट को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। अभी वो T20 का हिस्सा नहीं है, हमारी T20 की टीम एकदम अलग हो गई है, सूर्य कुमार यादव उसके लीडर बन चुके हैं। पर कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त इस टीम में इसीलिए हैं क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। अगर वो नहीं जीतते तो शायद अब तक वो टेस्ट क्रिकेट के टीम से बाहर हो गए होते। अभी भी सब लोग कयास लगा रहे हैं उनके फ्यूचर को लेकर। मुझे अभी भी लग रहा है कि वो कोई फ्यूचर पे अभी फैसला नहीं करेंगे। उनका जो भी फैसला होगा फरवरी या मार्च में आएगा क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही। अगर इन एनी केस जनवरी में जब से व्हाइट बॉल क्रिकेट शुरू हो जाएगा हम सब भूल जाएंगे कि लाल गेंद में कभी कुछ क्रिकेट हुआ भी था, क्योंकि हमारे सबके ध्यान भारत के त्योहार पे चला जाएगा और 3-4 महीने के लिए और सब लोग इस बात को सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, अभी जो बातें सुनने में आ रही वो ये है कि बोर्ड से बातचीत हुई है कि भाई अगर WTC फाइनल में पहुंचते हैं तब तक कप्तान, लेकिन देखिए ये सब कहीं सुनी बातें हैं, जब तक ये कहीं आधिकारिक रूप से नहीं आती कयास ही कहलाएंगी। ठीक है, कप्तान साहब, उनका खेल, उनकी कप्तानी, उस पर सवाल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि भाई अब सबसे पहले आत्मावलोकन मुझे खुद को करना है। अभी तक उनके बयान थोड़े अलग आए थे लेकिन आज उन्होंने पूरा ओनस अपने ऊपर लिया कि सबसे पहले मुझे अपने अंदर बदलाव करने हैं और वो बदलाव मैं लेके आऊँगा और शायद पूरी टीम के लिए भी, और भी बातें उन्होंने की। तो ठीक है, हम सिडनी में देखते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ शारदा मैम कुछ कहना चाह रही थी आप। हाँ, मैं ये जो बातें हो रही है कि बोर्ड से बात कर रहे हैं, मुझे ये मेरा सवाल ये है कि ये बोर्ड कौन है, किससे बातें कर रहे हैं? सिलेक्टर से बात कर रहे हैं, रॉजर बिन्नी से बात हो रही है और किससे बात हो रही है? ये बोर्ड कौन है? क्योंकि आर अश्विन ने अपने टूर के बीच में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करके वो चले गए थे। यहाँ उनकी कोई बोर्ड से बात हुई नहीं हुई, हमको कुछ नहीं पता। चंद्रेश बताना चाह रहे हैं कि बोर्ड कौन है। बोर्ड कौन है? हाँ बिल्कुल, बोर्ड कौन है वो बताइए, किससे बात हो रही है? शारदा, ये अभी और 2.5 घंटे बचे हैं, 10:30 बजे पता चलेगा बोर्ड कौन है। चलिए ठीक है, मैं क्विकली शिफ्ट करता हूं खिलाड़ी नंबर 2, मतलब वैसे तो खिलाड़ी नंबर 1, लेकिन अभी इसमें जहां पर हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, वो हैं दूसरे विराट कोहली साहब। एक और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था एंड आई एम सॉरी, मैं उस तरह से क्रिटिकल नहीं हो रहा, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स का ही खेल है पूरा क्रिकेट। इतने रिकॉर्ड किसी और चीज़ में नहीं पढ़ने देखने को मिलते। 16 बार 2024 में आउट हुए हैं 10 से या सिंगल डिजिट स्कोर में रोहित शर्मा। उसके बाद जो नंबर 2 पे खिलाड़ी खड़े हैं वो हैं विराट कोहली साहब। नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, वो टीम में रहते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाद में आप लोगों का कमेंट लूंगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने पढ़ा कि MCG पर एक और रिकॉर्ड बना और वो है कि 1937 के बाद कुछ 3.5 लाख दर्शक तब आए थे। अब 3.5 लाख से ज्यादा दर्शक 5 दिनों का अगर कलेक्ट कर लें तो MCG पर टेस्ट क्रिकेट देखने आया। ये अपने आप में कमाल चीज है। जब हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां पर ऐसी हेडलाइन छपती है कि वर्ल्ड कप जीता तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ा, ये वो हु केयर्स वाली बातें, अगर वहां पे इतने लोग देखने आ रहे हैं। और कहीं जगह मैंने ये भी पढ़ा कि उसका क्रेडिट विराट कोहली को जाता है, जिस तरह की चीजें उन्होंने की। खैर, हम शो के अंत में सारी बातें करेंगे, लेकिन जहां तक विराट की बात है विमल भाई, 2024 उनके लिए टेस्ट में औसत रहा 24 के आसपास का, वनडे में करीब 19 के आसपास का,
और T20 में 18 के आसपास का, अगर इनका औसत निकाले तो 21 के आसपास का औसत है। क्या विराट के लेवल के खिलाड़ी के लिए ये नंबर्स फिट बैठते हैं या फिर उनके लिए भी एक फेज है फिर बदल जाएगा? दो चीजें विपिन आप कहना चाहूंगा। मैं विराट पे आऊंगा, उससे पहले जो शारदा जी ने कहा, चंद्रेश ने कहा बोर्ड की कौन कहता है। देखिए बोर्ड में क्या होता है नहीं कहता, लेकिन इस फैसले को मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट के हित में, खिलाड़ी जैसे शारदा ने कहा कि खिलाड़ी कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि खिलाड़ी का एक नेचर होता है, इनहेरेंट नेचर। आप बचपन अंडर 12 से लेके अब तक में आप हमेशा सोचते हैं कि आपकी अगली इनिंग बेहतर होने वाली है, क्योंकि यही सोच आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है। ये डिसीजन मेरे ख्याल से सिलेक्टर का होता है, और चीफ सिलेक्टर फॉर्चुनेटली इस वक्त इंडिया के पास एक ऐसा चीफ सिलेक्टर है, अजीत अगरकर। अगर आप पिछले 20-25 साल में देंगे तो उंगली पे आप गिन सकते हैं रीढ़ की हड्डी वाले चीफ सिलेक्टर दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल एंड अजीत अगरकर। रोहित शर्मा से आज आंखों में आंखें डालकर ये अगर कोई सवाल पूछ सकता है, बड़ी शालीनता से कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो वो अजीत अगरकर है। अगर अजीत अगरकर ने अब तक संयम दिखाया है, अगर अजीत अगरकर ने अब तक उनसे कोई बात नहीं की है, तो उसकी कोई वजह होगी। इन द मिडल ऑफ द सीरीज जब टीम स्ट्रगल कर रही है, वहां पर पोस्टमार्टम, वो भी कप्तान को लेकर, मुझे लगता है अनफेयर है फिलहाल, क्योंकि अब भी आप सीरीज हारे नहीं हो, सीरीज आप बराबर करोगे। ऑस्ट्रेलिया में आप 70 साल से जीते नहीं थे, चूंकि बैक टू बैक आपने 2 सीरीज जीती, तीसरी बार आपको बता दे, इतिहास आप देखेंगे सिर्फ 3 टीमों ने 3 सीरीज लगातार जीती है। वेस्ट इंडीज की कालजयी टीमें, क्लाइव लॉयड की जो टीम थी 89 में जीती, 92 में जीती और 80 मेरे ख्याल से 81 में जीती थी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम, एशिया की किसी टीम ने तो यहाँ पर सीरीज भी नहीं जीती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फीट। अगर इंडिया इस बार सीरीज बराबर करके भी आती है तो वो कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होगी। बात अब लौटते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली की अगर आप बात करें, जो बात मलय नीरव जी कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट है। बड़ा खिलाड़ी जो होता है उसको लगता है कि मैं कभी वापस करूंगा। स्टीवन स्मिथ, जो सवाल हम विराट कोहली के बारे में उठा रहे हैं, स्टीवन स्मिथ के बारे में भी ऑस्ट्रेलिया मीडिया यही सवाल उठा रहा था। अगर आप यहाँ पर इस सीरीज में पिछले 15 दिनों में स्टीवन स्मिथ के 200 आए हैं, उससे पहले 18 महीने में स्टीवन स्मिथ के एक भी 100 नहीं थे। 18 महीने, 1.5 साल, 24 इनिंग्स थी उनकी, 60 का एवरेज वो कर रहे थे, 30 के एवरेज, आधे खिलाड़ी हो चुके थे। उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने 2 बैक टू बैक 100 किया। मैंने यही सवाल स्टीवन स्मिथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आपका माइंडसेट क्या हो जाए जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, आपको क्या लगता है कि भाई आप कब फॉर्म पाएंगे। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था एक एलीट स्पोर्ट्स पर्सन की जो मेंटालिटी होती है। विराट कोहली को आपको, मुझे या किसी और को सुनने कहने की जरूरत नहीं है। जब विराट कोहली देखते होंगे कि यार जो रूट ने इस तरह से पलटवार किया है, पिछले 2 साल में जो रूट कहां थे और कहां पहुंच गए। जो रूट छोड़िए, स्टीवन स्मिथ का भी गिरावट है, फिर भी वो बेहतर है। केन विलियमसन उनसे आगे चले गए, नंबर ऑफ 100, टेस्ट 100। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को लेकर उनकी जो एक लेगेसी है एज ए टेस्ट कप्तान, एज ए टेस्ट खिलाड़ी, बहुत आगे रहे हैं। वहां पर उनसे ज्यादा जो है मुझे नहीं लगता हर्ट होगा। हाँ, एक चीज डेफिनेटली है कि जिस अंदाज में वो बार बार आउट हो रहे हैं, वो निश्चित तौर से चिंताजनक बात है कि भाई विराट कोहली जैसा इतना दिग्गज बल्लेबाज, एक ही फैशन। अब रोहित और विराट की ये कंपैरिजन देखिए, रोहित भी रन नहीं बने, लेकिन उनके आउट होने का अंदाज हर पारी में अलग अलग है। कई बार उन्होंने गलत शॉट खेले हैं, कई बार उनको अच्छी गेंद का सामना करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं शायद अगर विराट कोहली रन बना रहे होते तो रोहित शर्मा पर भी इतना दबाव नहीं आता है। लेकिन कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया का नाता एक बिल्कुल खास है, और ये दिखा था हमें पर्थ में, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीना पहले 100 लगाया था। हु नोस कि सिडनी में भी वो एक बेहतरीन 100 करे, टीम इंडिया जीते। क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रही हैं। इसी ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में कितनी यहाँ ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उनकी धज्जियां उड़ा दी जब वो पर्थ में हारे थे, और अब वो गाने गा रहे हैं कि भाई हमारी टीम इतनी बढ़िया है। तो क्रिकेट है, हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी है, जितने लोग यहाँ पर इस पैनल में बैठे हुए हैं। चीजें बदलती हैं और लोगों के सुर भी नहीं, आप लोगों ने तो बहुत क्रिकेट देखी है, और इसीलिए देखिए मैं तो यहाँ जनता का प्रतिनिधि हूँ। जो सवाल जनता के मन में, बिल्कुल बेसिक जनता जो क्रिकेट का मैच देखने आती है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप लोग हैं जो इस क्रिकेट को और इसके खिलाड़ियों को इतने क्लोजली फॉलो करते हैं, तो हमारी नज़र आप पे है कि आप हमें वहां से कुछ चीज़ें ज़रूर बताएंगे। मलय नीरव साहब, मैं विराट कोहली की बात थोड़ी और आगे लेके जाना चाहता हूं। नो डाउट यहाँ पर विमल साहब ने जो कंपैरिजन दिए वो सही है कि चाहे वो स्टीव स्मिथ की बात हो या फिर वो जो रूट की बात हो, ये बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े स्टेज के खिलाड़ी हैं और कम बैक करना जानते हैं। विराट अभी 36 साल के हैं, सभी ये बात करते हैं कि अभी उनमें 3-4 साल की अच्छी क्रिकेट
उसके आगे वो कितना खेलेंगे वो जाने, क्योंकि फिटनेस के मामले में शायद दुनिया में उनसे बेहतर कोई नहीं है। किस तरह से कमबैक करना है, एग्रेशन को कैसे बना के रखना है और किस तरह से गेम को लाइवली रखना है। जो मैंने अभी भी बात कही कि वहाँ जो दर्शक इतने जुट गए, बातें तो ये हो रही कि विराट के कारण आ रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो अलग एक चीज़ हो गई। बट विराट एक बहुत ही अलग किस्म के खिलाड़ी हैं। क्या हम उनका एक और शानदार वाला कमबैक यहां से देख सकते हैं? वो जितना हिट होंगे उतना बेहतर कमबैक करेंगे। बिल्कुल हो सकता है, इस पे किसी तरह का कोई सवालिया निशान किसी के मन में नहीं होना चाहिए, कोई ताज्जुब किसी को नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेजेस से क्रिकेट नहीं देखना चाहिए, नहीं चला है ना चलेगा, क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा होगा। लेकिन विराट की तरह भारत में पिछले 10-20 साल में इतने खिलाड़ी आए हैं जिनके बारे में कहा गया कि बस पर्दा गिरने वाला है, और पता चला वो तो एक्ट 1 सीन 1 था, एक्ट 2 सीन 2 अब शुरू होने वाला है, और विराट उन्हीं में से एक है। विराट अपने नाम के सदृश, उनका जो खेल अभी तक रहा है उसमें एक मैच चाहिए सिर्फ वापसी करने के लिए विराट जैसे खिलाड़ी को। एक मैच। आज आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत खुश हो जाएगी अगर विराट नहीं खेलेंगे, नहीं खेल पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विराट आज भी जब से मतलब नहीं भी रन बन रहे हैं तो उनको खतरनाक खिलाड़ी के रूप में पूरी ऑस्ट्रेलिया देखती है। और जो बात मैं कह रहा था कि लॉ ऑफ एवरेजेस की, कि कप्तान जो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं होता है तो वो बहुत रन नहीं बनाता है, तो उससे टीम अच्छा नहीं करती। सौरव गांगुली के आने से पहले भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठा के देखेंगे आप, तो पता चलेगा कि टाइगर पटौदी जैसा कप्तान बहुत कम हुआ था। और जब टाइगर पटौदी कप्तान थे और जब स्पिन की तिकड़ी चलती थी, चंद्रशेखर बेदी प्रसन्ना, उस वक्त उनके रन्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम रन बनाए थे उन्होंने कप्तान के रूप में। लेकिन ऑक्सफोर्ड की टीम से लेकर जहां उन्होंने कप्तानी की और भारत की टीम की कप्तानी तक, सब आज भी मानते हैं कि टाइगर पटौदी बहुत अच्छे कप्तान थे। तो ये कहना कि कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं है तो वो बेकार है, उसको घर बैठ जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं कह रहा हूं ना, जो अभी विमल कह रहे थे, और विमल और हम हमेशा, मैं और विमल कई बातों पर सहमत होते हैं, नहीं होते हैं। विराट विराट कोहली पे ही हमारी असहमति रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, विमल ने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी तो इस मैच में अगर आप देखिए, सिर्फ एक पारी में अगर विराट कोहली एक शतक जड़ दे, सब लोग भूल जाएं कि अभी तक विराट कोहली क्या, जिनकी कलम आज ये कह रही है कि विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो कहेंगे विराट कोहली के लिए भी बड़ा लंबा सफर क्रिकेट का तय करना बाकी है। वही समालोचक, वही क्रिटिक फिर से लिखने लगेंगे विराट कोहली की तारीफ में। विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी को हम और आप बैठकर यहां से ये कहें कि अब इनके दिन लग चुके हैं, अरे सिलेक्टर की क्या औकात है? कोई सिलेक्टर हो विमल, मुझे बता दीजिए, क्यों किसी सिलेक्टर में हिम्मत थी कि सचिन तेंदुलकर से कहता कि नहीं साहब आपका दिन गलत गया? और जिस दिन कहा, 2-4 पुराने खिलाड़ियों, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहा कि अब इनके रिफ्लेक्सेस पुअर हो गए जिस तरह से वो आउट हुए थे, इंक्लूडिंग द लिटिल मास्टर। उसके बाद उसने शतक जब जड़ दिया और 93 रन जब बनाए अंत में, तो कहने लगे नहीं नहीं सचिन तो सचिन है। टोनी ग्रेग ने हमारे साथ कमेंट्री में कहा था कि किताब दोबारा लिखनी पड़ेगी क्रिकेट की टेक्स्ट बुक को, सचिन को जानने और समझने के लिए। विराट कोहली के बारे में बड़े बड़े दिग्गजों ने यह कहा है कि कब वापसी करेगा, जस्ट रन नहीं बन रहे, 3-4 में नहीं बने, और आपने कहा, आप कहने लगे कि इन्हें बुरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए क्योंकि भारत में बड़े सारे खिलाड़ी खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं। अरे खड़े तो हैं लाइन लगा के, लेकिन जब वो लाइन तोड़ के आगे बढ़ते हैं तो पता चला फिर सबसे पीछे चले जाते हैं, और उसके बाद नाम ही भूल जाते हैं लोग कि कहाँ आया गया, आया राम गया राम की तरह आए गए आए गए आए गए आए गए। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि फिर से मैं कहूंगा कि गए जमाने वो जब शूटिंग होती थी खिलाड़ियों की, जब जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। आज का खिलाड़ी बहुत कॉन्शियस है इस बात के लिए, हर खिलाड़ी, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारत भी अब पीछे नहीं है। जब मैथ्यू हेडन ने नहीं खेलने का फैसला किया तो उस वक्त मैंने शायद विपिन आपके इसी प्रोग्राम में कहा था कि मैथ्यू हेडन से भारत के खिलाड़ियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि व्हेन यू आर लीविंग, लीव एट योर प्राइम, ताकि आपको अफसोस ना हो कि हम जब गए तो लोग हमें हूट कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे हमारे आउट होने पर। वो दिन नहीं देखने चाहिए। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, लेट अस नॉट राइट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित just because they have not performed in a few test matches, right? They have not played too many tests. Let us admit this. हमें इस बात पे सोचना होगा
कि कौन टेस्ट मैच खेलेगा, कौन T20 खेलेगा। मैं इस बात से बहुत सहमत हूं कि अगर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया होता तो शायद आज रोहित को उस तरह से हम नहीं देख पाते जिस तरह से भारत की जनता। क्रिकेट जी समझने, जानने, खेलने वाली नहीं, सिर्फ क्रिकेट का मजा लेने वाली जनता, क्रिकेट मैं राष्ट्रीयता की भावना से जोड़कर देखने वाली जनता। बिल्कुल जिस तरह वो भावनात्मक की ज्यादा हो जाते हैं लोग, सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक और, क्योंकि हमें और भी सारे विषय यहाँ लेना चाह रहे हैं तो मैं फटाफट अब लेकर आता हूँ। एक और चीज देखने में आई और वो है ऋषभ पंत साहब, और वो तो कहीं और से भी नहीं आई, वो सुनील गावस्कर साहब की। अगेन क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, वो कमेंट्री बॉक्स के भी क्लिप्स आजकल खूब आते हैं जिसमें उन्होंने 3 बार उनको इडियट 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 कहा और बहुत गुस्से में कहा कि ये आपका नेचुरल गेम नहीं है, आपको ऐसा नहीं खेलना चाहिए, और आपने अपनी पूरी टीम को मुश्किल में डाल दिया। अब हम ये माने कि गावस्कर साहब तो क्रिकेट खेले हुए हैं, गहरे जुड़े हुए हैं, तो अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो शायद वो बहुत मार्के की चीज़ है, वो आप लोग बताएंगे। शारदा मैम, वो रिएक्शन सुनील गावस्कर का क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए बहुत सारे दर्शकों के मन में, इनफैक्ट मेरे मन में भी, जब मैं कई बार ऋषभ पंत को खेलता हुआ देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये डराते हैं हमेशा, पता नहीं कैसा शॉट खेलेंगे और आउट हो जाएंगे। चलिए हम तो लेमेंस हैं जो बाहर से सिर्फ क्रिकेट को देखते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इनको हर बार ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेरा नेचुरल गेम है और मुझे ऐसा ही खेलना है, ये उनको सोचना होगा और अपने जिम्मेदारी को समझना होगा। ये बहुत सारी जगह आया भी है, आपके इस पे क्या विचार? हाँ, जो सुनील गावस्कर ने कहा वो बहुत इमोशनल हो गए थे, जो बिल्कुल पूरा मैच पलट गया वो ऋषभ पंत के डिसमिसल के बाद। और ऋषभ पंत 1-2 इनिंग्स में हमने देखा है कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट स्थिति है उसमें वो ऐसा शॉट खेल के आउट हो गए। मेरा ये मानना है कि हमने एक और बात सुनी थी कि टी ब्रेक से निकलकर जब हमारी टीम आई थी वापस, बैटर्स वापस आए थे, शायद उनको ये कहा गया कि आप अभी थोड़ा स्कोरिंग रन रेट थोड़ा ऊपर करो, लेट्स पुश अ लिटिल बिट। उस सिलसिले में अगर ऋषभ पंत ने किया जो उन्होंने किया तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते कि ही वाज जस्ट फॉलोइंग व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू। और ये बात भी हम जानते हैं कि जब ऋषभ पंत जैसे उन्होंने आज खेला, इतना बहुत ही संयम के साथ वो खेल रहे थे शुरुआत में, और फिर आके उन्होंने शॉट लगाए और आउट हो गए। वो होता है क्रिकेट में, वो पता है ये मेरा और ऋषभ पंत का एक ही टोन का गेम नहीं है, उनका 2 गियर में गेम चलता है। तो अब क्योंकि हमने देखा है वो खेल सकते हैं 2 गियर में। लंच और टी के बीच में वो खेले थे बिल्कुल संयम के साथ, जायसवाल के साथ। तो उनका जो डिसमिसल हुआ, बहुत गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा आया देख के। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाँ, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। अगर उनसे कहा गया या किसी और से कहा गया कि चलिए रन स्कोरिंग थोड़ी आप बढ़ाइए, अब बहुत धीमे खेले हम, लेट्स पुश इट अ लिटिल बिट, लेट्स सी। और क्रिकेट जो है मार्जिन्स का गेम होता है, इंचेस का गेम होता है। आपकी लग गई तो छक्का लग गया, नहीं लगी तो आप आउट हो गए, और आपने सुनील गावस्कर से इडियट वगैरह शब्द उनके मुंह से निकलवाए। हाँ, तो चंद्रेश, इसमें थोड़ा सा ये कि देखिए गावस्कर साहब जो शायद कहने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है आपका नेचुरल गेम है और हर कोई एक तरीके से खेलता है, लेकिन क्रिकेट में ये भी तो कहते हैं कि आपको सिचुएशन पे गेम खेलना पड़ता है, बहुत बार आपको कंडीशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, बहुत बार आपको अपनी जो नेचुरल स्टाइल है उसको एक तरफ रख के खेलना पड़ता है। तो वो बात भी फिर सही सी लगती है। नहीं, बिल्कुल सही है। और विपिन, मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि गावस्कर साहब ने 2 दिन पहले उनको स्टूपिड कहा था, इडियट नहीं। और आज के दिन ब्रॉडकास्टर, वो 2-3 जगह पर कमेंट्री कर रहे हैं, उन सब ने कोशिश की कि वो ऑन एयर ना हो जब पंत बैटिंग कर रहे थे टी के बाद। तो वो इसलिए आज हमने गावस्कर साहब से कुछ सुनी नहीं उस बारे में। पर पंत, मुझे लगता है वो अपने ही इमेज के एक प्रिजनर बन गए, कि उनका एक इमेज बन गया है कि मैं मैवरिक खिलाड़ी हूं, मैं इसी तरह लेट के पलट के शॉट मारता हूं, मेरा वी पीछे के तरफ है, आगे के तरफ नहीं है। तो वो अपने ही इमेज का एक प्रिजनर बन चुके हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं इस तरह के शॉट्स। मेरा मानना है अभी भी भारत के लिए बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। उनके एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद भी, अभी हाल में हमने न्यूजीलैंड वाले टेस्ट सीरीज में भी देखा था, उन्होंने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की थी बाकी सब के मुकाबले। तो आई थिंक दैट पंत को फिर भी मैं थोड़ा लीवे दूंगा। मेरा बड़ा सवाल यह है कि हम सब खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो कोचिंग स्टाफ है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
आप देखें कि कोचिंग स्टाफ गौतम गंभीर साहब जब से आए हैं, हम 27 साल बाद श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे, न्यूजीलैंड से घर पे एक टेस्ट सीरीज हारे 12 साल बाद, और अब ये 2 टेस्ट मैच हार गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। कोचिंग स्टाफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, फील्डिंग में गलतियां हो रही है, बैटिंग कोच कोई नहीं है टीम के साथ, मॉर्ने मॉर्कल आपके बॉलिंग कोच हैं, आपकी टेल को आउट करने की कोई रणनीति नहीं है। न्यूजीलैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज थी उसमें टिम साउदी रन बना रहे थे और आपकी गेंदबाजी कुछ नहीं कर पा रही थी। यहां पर भी आप कमिंस और लायन और स्टार्क को बल्ले के साथ आपने ब्रायन लारा और डॉन ब्रैडमैन बना के रखा हुआ है, फील्ड खोल देते हैं। कोई मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, कोचिंग स्टाफ पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। इन खिलाड़ियों, ये आपके सामने है ना, कोचिंग स्टाफ पर्दे के पीछे हैं, काला चश्मा पहन के बैठ जाते हैं, हमें किसी को कुछ पता नहीं होता उनके बारे में, तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता और वो बच के निकल जाते हैं। 4 हैं असिस्टेंट कोच और हेड कोच भी है, उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए। अब तो वक्त हो गया, हनीमून पीरियड खत्म हो गया, 6-7 महीने हो गए कोच को आके। जी विमल, तो चंद्रेश जो सवाल उठा रहे हैं कितना गंभीर है, आप तो वहां थे, आप तो, हम यहां से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप तो वहां देख रहे होंगे। देखिए, मैं चंद्रेश की भावना को समझता हूं और मुझे लगता है कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उसको अगर आप क्रिकेट के किसी भी कोच को, राहुल द्रविड़ इस टीम के साथ जुड़े हुए थे और जब वो जीते भी तब भी उन्होंने ये बात कही कि भाई जीत का सेहरा कोच को नहीं। और ये जब भी खिलाड़ियों से बात करते हैं, मुझे याद है इन सारे खिलाड़ियों से बोलते हैं कि हार के समय में कोच का कॉलर पकड़ना सबसे आसान काम है। जैसे ग्रेग चैपल को हमने विलेन बना दिया, शारदा बताएंगी, शारदा उस टीम के एक ग्रेग चैपल के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बर्बाद कर दिया क्योंकि कुछ खिलाड़ी करे थे, लेकिन आज तक आपको सुनने को नहीं मिला कि राहुल द्रविड़ ने उनके बारे में एक बुरा शब्द बोला है। अगर मैं हूं इतने सीनियर जर्नलिस्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इरफान पठान ने एक भी बार उनके बारे में गलत शब्द नहीं बोला है। आप महेंद्र सिंह धोनी ने उनके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला है। आरपी सिंह, सुरेश रैना, मैं तमाम युवा खिलाड़ी, जो एक वर्ग था जो चैपल का तरीका भले भारतीय क्रिकेट में डिफरेंट था, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक परसेप्शन बनता है। यहां पर जो राहुल द्रविड़ का अगर आप देखिए, राहुल द्रविड़ जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, राहुल द्रविड़ को भी मतलब बहुत आसानी से उड़ाया जाता था। तो ये बहुत आसान होता है कि बड़े खिलाड़ियों की आप बात ना करें, या फिर जो खिलाड़ी है यहां पर आज आप बात करेंगे, अब मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आज आप आलोचना करेंगे तो आलोचना कीजिए, आप कप्तान की आलोचना कीजिए, विराट कोहली की आलोचना कीजिए, गेंदबाजी आक्रमण की आलोचना कीजिए, क्योंकि इस लेवल पे आके कोच आपको क्या करेगा भाई। कोच आपको इस लेवल पर, जब आप इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही एक मार्जिनल आप जो चीजें होती है। आप विराट कोहली को कोई कोच जाकर क्या बोलेगा, मुझे बताइए। आज के डेट में मुझे कोई जर्नलिज्म सिखाएगा, आपको मैं एंकरिंग सिखाऊंगा, 25 साल का हल्की फुल्की, तो वो अपने क्राफ्ट के मास्टर हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप बताएंगे ठीक है कोचेस, आप राहुल द्रविड़ को, मैं तो राहुल द्रविड़ को बहुत करीब से देखा। राहुल द्रविड़ जिस तरह से आए थे उस समय भी विराट कोहली का फेस कैसा था, राहुल द्रविड़ वही काम कर रहे थे जो काम आज के डेट में अभिषेक, जस्ट बिकॉज अभिषेक नायर ने टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेली है, बड़ा नाम नहीं है, तो वो आसानी से आप उनको चला दो। गौतम गंभीर अभी आए हैं, ठीक है, अगर आपने गौतम गंभीर को सिलेक्ट किया है एज ए कोच, उनको टाइम दीजिए। बड़ा अनफेयर है, गौतम गंभीर की जगह पे आप रहिए, कौन इस टीम की जिम्मेदारी लेता? उसको पता है कि सारे 34-35 वाले हैं, अश्विन, जडेजा, वो तो आसानी से कह देते कि भैया इन लोगों को जाने दो, मैं आराम से यंग टीम लूंगा। उनको पता था कि भाई मैं जैसे टीम ले रहा हूं, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, WTC फाइनल है, इंग्लैंड की सीरीज, 1 साल के अंदर में जहां पर अच्छे खिलाड़ी पस्त हो जाते हैं। गौतम गंभीर के पास बहुत आसान था कि वो ना कर देते, KKR की नौकरी कर रहे होते, 2 महीने की करोड़ों की संपत्ति। द फैक्ट दैट कि भाई उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, ये ट्रांजिशन का पीरियड है, वो जिम्मेदारी ली है। कोचिंग स्टाफ को मुझे लगता है बड़ा अनफेयर रहता है। आपको आलोचना अगर करनी है, इस हार के जिम्मेदार हैं तो खिलाड़ी हैं। जब हम अच्छा करते हैं, खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं, आज बुरा कर रहे हैं, खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। आपका चाहे आपके मोहम्मद सिराज का गेंदबाजी के तौर पे देखा, जो उन्होंने अपनी साख थी उसके साथ न्याय नहीं किया। आकाशदीप अनलकी रहे, फॉल्स परसेंटेज उनका बुमराह से भी बेहतर रहा है, जितनी उनको विकेट नहीं मिले, वो फैक्ट है। आप उस तरह की चीजों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, ऋषभ पंत की हम लोग बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत के जो शॉट सुनील गावस्कर ने कहा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनील गावस्कर का दौर अलग था, उनकी सोच अलग थी। ऋषभ पंत जो है टेस्ट क्रिकेट में एक अलग एक्साइटमेंट लेगा। आज भी महेंद्र सिंह धोनी, जिनको हम ग्रेटेस्ट बोलते हैं विकेट कीपर बैट्समैन, ऋषभ पंत ने सिर्फ 41-42 टेस्ट के सफर में धोनी को, जब आप ऑल टाइम ग्रेट की बात करेंगे, धोनी को बहुत पीछे छोड़ दिया। मामूली बात नहीं है, 600 है उनके और 600 उन्होंने मिस किए हैं। 42 टेस्ट मैचेस में आप जाएंगे, 99 के 2 स्कोर हैं उनके,
97, 98, वो खिलाड़ी 90 पे भी आके अपने निजी रिकॉर्ड तो फिर विमल भाई फिर गलत क्या हो रहा है? जब सब कुछ सही है, थोड़ा मेरे मन में एक सवाल आया आपकी सारी बातें सुन के, नहीं है तो फिर गलत क्या हो रहा है? हम हार क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक ही लग रहा है। तो विपिन, मैं कुछ कहना चाहता हूं इस बात पे। हाँ ठीक है, क्विकली। यस विपिन, मैं कह रहा हूं कि चूंकि विमल बता रहे हैं हमें कि बहुत अच्छा काम हो रहा है बैकग्राउंड में, हमें पता नहीं, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं क्रिकेट टीम के से, तो हमें पता नहीं है ज्यादा कुछ। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम, मेरे ख्याल से हम सबका इस पर डिबेट करना भी कोई मतलब नहीं बनता कि क्यों हार रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, सब लोग, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम जिनको डिसीजन लेना है, मैं ये कह रहा हूँ कि दे बिकम द सॉफ्ट टारगेट। आपको टारगेट करना, आप खिलाड़ियों को टारगेट कीजिए। आप रोहित के बारे में बात कीजिए, विराट के बारे में बात कीजिए, खिलाड़ियों की बात कीजिए। खिलाड़ी भी तो सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं ना विमल। आपको अगर कोचिंग स्टाफ से सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो, और सही वक्त कब है कोचिंग स्टाफ से सवाल पूछना? 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 18 महीने, 20 महीने, समय सीमा बता दीजिए, उसके बाद हम सब सवाल पूछेंगे। क्या मैं कुछ हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत सिंपल सी बात है, इसको, इस बात पर बहस बेकार है। जो बात विमल कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं। वो ये, आप याद कीजिए वो दिन जब रवि शास्त्री गए और राहुल द्रविड़ आए, और शुरू के 6 महीने में राहुल द्रविड़ की कितनी खिंचाई इस मीडिया ने की। हम लोग जो यहाँ बैठकर आज उनकी तारीफ कर रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो क्या कर रहा है। रवि शास्त्री के साथ ऐसी इक्वेशन थी विराट कोहली की, उनको देखते ही रन निकलने लगते थे। वो ऐसा, उनके साथ ऐसा केमिस्ट्री मैच करती थी, फ्रीक्वेंसी मैच करती थी, पता नहीं क्या क्या मैच करती थी कि उनको हटाने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद रवि शास्त्री नेपथ्य में चले गए, और उसके बाद राहुल द्रविड़ से बड़ा कोई कोच हुआ ही नहीं। राहुल, ये विश्व कप राहुल द्रविड़ के नाम, ये फलाना जीत राहुल द्रविड़ के नाम, हार भी राहुल द्रविड़ के नाम। और फिर जब राहुल द्रविड़ को भगवान बना दिया, जब राहुल द्रविड़ गए और गंभीर आए, तो हुआ कि जब राहुल द्रविड़ इतने हाई पे छोड़ के गए थे, तो गंभीर से आप क्या उम्मीद करते थे कि दुनिया का कोई मैच भारत नहीं हारे। और ये जो बात हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज के बारे में, कि आखिर हम हार क्यों रहे हैं, आखिर हम हार क्यों रहे हैं। अरे भाई, हार रहे हैं, इसी में एक मैच जीता भी तो है। क्या बुमराह के कारण मैच जीता है? बुमराह तो इस मैच में भी थे, 9 विकेट लिया उन्होंने, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी कप्तानी के कारण मैच जीत गया भारत। क्या हम अपनी आंखों में धूल झोंक कर खुद ये बात कहने को तैयार हैं कि अगर बुमराह होते तो हम ये सीरीज नहीं हारते, अगर हार भी गए तो, और हम रोहित शर्मा के कारण सीरीज हार गए? ये जो बातें हैं, इमोशनल होकर, जज्बाती होकर करने की बातें नहीं है। मैं भी सुनता हूं, मैं तो, मेरा ड्राइवर रोज मुझे ज्ञान देता है क्रिकेट पर कि अरे साहब आप जो कहिए, अगर आज बुमराह होता तो ये मैच भारत नहीं हारता। आज ही मुझे ज्ञान दे रहा था। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, अगर आज तुम होते मेरी जगह तो मैं ज्यादा पैसा कमाता जितना तुम कमा। मैं चलिए, लेकिन मैं ये कहूँगा, चाहे चंद्रेश जी, विमल जी, आज तो शारदा मैम हमारे साथ पहली बार जुनी है, मलय सर तो हम सालों से बात कर रहे हैं कि नो डाउट इतनी इंटेंस डिबेट हमने कभी आवाज पर क्रिकेट को लेकर नहीं की, आज हो रही है तो अच्छा लग रहा है। वो भी एक दायरे में है, लेकिन इंटेंसिटी ऊपर है, मजा आ रहा है। जी मैम, जो चंद्रेश ने कहा है कि बेसिकली आप कोच किसके लिए होते हैं? यू आर अ कोच, यू आर जज्ड रिजल्ट के बेसिस पे, सक्सेस एंड फेलियर, दैट इज बेसिकली व्हाट कोचिंग इज अबाउट। इसीलिए जब टीम बुरा करती है तब कोच का रोल होता है कि आप आके टीम को उठाएं। दिस इज द टाइम नाउ वी वांट टू सी कि सिडनी टेस्ट के पहले गौतम गंभीर क्या कर सकते हैं। जो इंडिया के पहले कोच थे जॉन राइट, उन्होंने कहा था कि जब टीम का बहुत बुरा परफॉर्मेंस होता है, दैट इज द टाइम द कोच अर्न्स हिज मनी। तो दिस इज द टाइम गौतम गंभीर विल अर्न हिज मनी, सो टू स्पीक। और ये जो हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे हैं, उनके 2, 3, 5 मैचेस में एवरेजेस कम नहीं है, 5 साल की बात कर रहे हैं हम। और ये आपके 2 बिल्कुल सबसे टॉप लीडिंग बैट्समैन है जिनका ये हो रहा है, तो आपका जो बैटिंग का संतुलन है वो बहुत अपसेट हो गया। आपका बेस्ट बैट्समैन आपका विकेट कीपर है, ये सोचिए। तो बिल्कुल जब आपने पुजारा और रहाणे जैसे बैट्समैन को टीम से निकाला तो उनकी जगह कोई नहीं ले पाया, और रोहित और कोहली का फॉर्म बहुत खराब हुआ। जब न्यूजीलैंड से हारे थे हम, न्यूजीलैंड सीरीज के पहले बातें क्या हो रही थी, हमने 400 रन बना लिए एक दिन में बांग्लादेश के खिलाफ, तो बहुत बड़ी बात हो गई।
और हमने कहा नहीं नहीं, हम तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं। आप न्यूजीलैंड को खेलने वाले हो, वो टीम आने वाली है हिंदुस्तान में खेलने, और आप उसकी बात कर रहे हो कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो क्या करेंगे, और फिर आप 3-0 से हारे। तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है इस टीम में। और मुझे एट द मोमेंट इस टीम में जो बैलेंस और संतुलन है इंटरनल, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ खराब है उसमें, कुछ वो नहीं बिल्कुल। और इसी पॉइंट पे शारदा मैम की ये क्या चीज है उसको देखिए। अब मैं 10 मिनट से ब्रेक लेने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ले नहीं पा रहा, लगातार हम बात कर रहे हैं, तो वाकई एक अच्छी बातचीत हो रही है। मैं तो इस बात से खुश हूं कि हम एक बढ़िया डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स यहां पर आ रहे हैं। तुरंत एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन आपने जो ये पॉइंट बोला ना कि आखिर वो कहां है, वो लूजिंग पॉइंट, वो कहां पे चीज मिस हो रही है, वो लिंक कहां टूट रहा है, उसको थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा में आज बात हो रही क्रिकेट पर, और बात हो रही कि टेस्ट में टीम इंडिया फेल क्यों, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट हारा है हमने, और जिस तरीके से हारा तो काफ़ी आहत है पूरी क्रिकेट कम्युनिटी, उसको देखने वाले खास तौर पर। आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ वो चीज़ें हो गई कि इतनी शानदार टीम आखिर कहाँ डिसबैलेंस आ गया। तो अब मेरे पास समय रहेगा बहुत कम, सबसे क्विक जवाब चाहूंगा, लेकिन बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, वो मिसिंग लिंक अपने लेवल पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो शारदा मैम आपसे ही बात कर रहे थे तो हम वहीं से बात आगे बढ़ा देते हैं। आप देखिए टीम इंडिया के भी ड्रेसिंग रूम में भी, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो चाहे प्लेयर्स हो, बैठ के यही इस समय बातें कर रहे होंगे कि हमको अगले मैच में क्या सुधारना है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो मिस हो रही है? जैसे चंद्रेश अभी कह रहे थे, तो वो हमें भी लगता है कि क्या हम टेल को इतना बैटिंग कर लेने दे रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड का सीरीज हो चाहे अभी ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हो, टेल जाके इतने रन कर देती है कि आपकी पूरी मेहनत ऊपर के बड़े खिलाड़ियों को आउट करने की बेकार हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातें, तो कहां वो मिसिंग पॉइंट्स हैं? हम बहुत मैं ये कहूंगी कि मैं ऑलवेज प्रो बॉलर्स होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इस सीरीज में बॉलर्स ने आपसे सबसे ज्यादा वजन उठाया है, उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, उन्होंने सबसे ज्यादा पुश किया है आपकी टीम की परफॉर्मेंस को। लेकिन क्योंकि आपके दो सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग जो स्टार बैट्समैन है उनकी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है, तो आपके बैटिंग लाइनअप बहुत ही बिखरा सा लग रहा है। और उसके बीच में आप जैसे भी फिट कराए, केएल राहुल को यहाँ फिट कराया, रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, फिर ओपनिंग में आ गए, तो वो पूरा संतुलन बिक गया और वो हो गया है, खराब हो गया है। और इस सीरीज में आपके बैटिंग का फेलियर है, ये सीरीज ज्यादातर बैटिंग के फेलियर पे चली है। बॉलिंग ने आपको कई बार वापस निकाला, जैसे जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस, सिराज की परफॉर्मेंस, कल की बात करें हम, मुझे लगता है जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग सिलेक्शंस है। आज मदन लाल जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि देखिए रोहित शर्मा को ही शुड स्टैंड डाउन and say I won't play in the Sydney Test match, I'll play somebody else. It's वो बहुत ही controversial डिसीजन होगा, लेकिन सोचना चाहिए क्योंकि हमारी बैटिंग बिल्कुल काम नहीं कर रही है। भले साहब, आपके हिसाब से क्या फिक्स करने की जरूरत है सबसे पहले अभी? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम। आप कप्तानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से खेलने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंटेशन का दौर चल रहा है, ट्रायल एंड एरर। कभी आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कभी आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि एक अनुभवी खिलाड़ी टीम को छोड़कर चला जाता है। उस डिबेट में मत जाइए, कंट्रोवर्सी की बात ना करें। फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी स्थिरता, स्टेबिलिटी टीम में चाहिए। एप्लीकेशन की ज़रूरत है। बैट्समैन हैव लेट अस डाउन, बॉलर्स ने ये मैच हमें कभी ऐसा नहीं होने दिया कि हम मैच हार जाएं। बैट्समैन के कारण, जो हमें आजकल बैटर्स कहलाते हैं, हम लोग तो बैट्समैन के ज़माने के हैं, बैटर्स जो हैं आपके, वो नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं, इस पे आत्मावलोकन से ज़्यादा बैठकर टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये जो हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, इससे जो ऑपोजिशन की टीम है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। उसको लगता है कि ये अनसेटल्ड टीम है, और ये जो अनसेटल्ड टीम का एक पूरा इंप्रेशन है, इसको खत्म करना होगा। और जिस तरह से आप वहां जाकर अड़ने की, टिके रहने की जरूरत है, जो बात आज खुद रोहित ने कही है। रोहित ने कहा है कि अपॉर्चुनिटीज जब आपके रास्ते में अवसर आते हैं और आप उनको नहीं भुना पाते, जो मैं नहीं भुना रहा। यहाँ ये बात नहीं है कि स्टूपिड या मूर्ख या फिर इगोटिस्ट या अहंकारी क्या है ऋषभ पंत, इससे मतलब नहीं है। ऋषभ पंत जब चाहता है तो वहां रुका रहता है, लेकिन और क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? क्या आप अभी भी 2020 मोड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं?
क्या आपको लगता है कि हम कुछ भी हो जाए, मेरी पोजीशन टेस्ट मैच में पक्की है इसलिए हम कुछ भी कर लें, बने रहेंगे? क्या शुभमान गिल ही बाहर अंदर होने वाले खिलाड़ी हैं या और भी हैं? तो ये जो पूरा एक, मुझे लगता है ये ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंटेशन का दौर, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाने के बाद 5 टेस्ट मैच की सीरीज में पहले ही 3 टेस्ट मैच में एक्सपेरिमेंटेशन। पहले क्या होता था, तौलिया उठाने वाले अंतिम 2 मैचों में खेलते थे। जब भारत जीत जाता था तब, या कोई भी टीम जीतती थी तब अवसर दिया जाता था कि इनको भी देखो कि कितने पानी में हैं। अब वो स्थिति नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे टीम में जी। ठहराव चाहिए, स्थिरता। ठीक है, स्थिरता चाहिए, ठहराव चाहिए, बैटिंग में थोड़ा सा आपको चीजों को देखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। चंद्रेश, बैटिंग ही वो डिपार्टमेंट है जहां पर आपको रिपेयरिंग करनी है या सर्विसिंग करनी है? नहीं, बॉलिंग में भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे जसप्रीत बुमराह के लिए मैंने आवाज लगा दी है सीएनबीसी आवाज के जरिए। बाकी गेंदबाजों ने कोई कमाल नहीं किया है। आकाशदीप ने बहुत मेहनत की है पर विकेट नहीं है उनके खाते में। सिराज वो कभी भूल जाते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में नहीं है, मैदान पर है और अपना आपा खो देते हैं। और बाकी जो गेंदबाज हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि वो फिट किए जा रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी थोड़ी लंबी करनी है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से रन नहीं बन रहा है। सारा कुछ मसला जो है टॉप ऑर्डर के रन न बनाने की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से सारी टीम को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है आपको। तो ये बात आपको जरूर खलती रहेगी। और जो मदन लाल जी ने आज कहा है बहुत कंट्रोवर्शियल है, पर सोचने वाली बात है। अगले 2-3 दिनों में क्या फैसला होता है। अगले 48 घंटे जो है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से इस सिडनी टेस्ट मैच में भारत को फायदा हो? और जो हमारे मित्र विमल कुमार इस वक्त मेलबर्न में है, रात के आधे रात के ऊपर भी बैठ के मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ खुशी की लहर मिले सिडनी में रिपोर्टिंग करते वक्त, वो देखना है कि ये फैसला कर पाते हैं या नहीं। विमल, एट लास्ट आपके पास कि 3-0 से इस समय वो बैटिंग में रिपेयर वाली बात आई है कि वहीं पर सारी प्रॉब्लम हो रही है, फिर ट्रेल डाउन हो रही है नीचे तक, आप भी वहीं रिपेयर की बात कहेंगे? देखिए, जो बात चंद्रेश ने कही, बखूबी उस बात को कहा कि ये बैट्समैन के अलावा, बैट्समैन का स्ट्रगल तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह के 30 विकेट को हटा दें, 4 टेस्ट मैच में 30 विकेट और साधारण परफॉर्मेंस, आपको ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच में 37 विकेट का रिकॉर्ड है। वो मिचेल जॉनसन का था, उस सीरीज को मिचेल जॉनसन की सीरीज कही जाती थी 2013 में। ये जसप्रीत बुमराह की सीरीज है। ये शेम होगी कि एक आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर, कपिल देव जैसे ग्रेट फास्ट बॉलर्स को 1991 में 5 टेस्ट मैच में 25 विकेट मिले थे। अगर ये इंडिया ये सीरीज हारती है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बुरी बात कुछ और नहीं हो सकती कि जीनियस जसप्रीत बुमराह, उसको इस दौर को देखना पड़े। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बुमराह के साथ साथ उनके सारे गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर हो, उनको साथ देना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बल्लेबाजों को रन बनाना होगा, चाहे रोहित हो, विराट हो, शुभमन गिल जो बाहर हुए हैं, चाहे ऋषभ पंत हो जिनकी साख दो सीरीज से तगड़ी रही है, उनको रन बनाने होंगे। यशस्वी जायसवाल इकलौते ऐसे बल्लेबाज है अलॉन्ग विद नीतीश रेड्डी, जो जहां पर मैं जहां पर कोचिंग स्टाफ की बात कही तो यहां पर मैं गौतम गंभीर को क्रेडिट देना चाहूंगा कि जो 2 शाइनिंग स्टार हैं इस सीरीज के, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने अहम भूमिका भी निभाई, वो गौतम गंभीर के ही पिक थे। उन्होंने वो भरोसा दिखाया नई पीढ़ी के। तो कई बार चीजें को हमें उस लहजे से भी देखना चाहिए। एनीवे, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कि भाई आपके बल्लेबाजों पर ही सबसे ज्यादा दारोमदार। अगर आपके बल्लेबाज 400 450 रन बना के देते हैं पहली पारी में, तो अब भी हम इस सीरीज को बराबर करके लौट सकते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल यही जो बातें आप लोगों ने कही हैं, क्योंकि आप क्रिकेट को इतने सालों से देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, शायद बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर से भी ज़्यादा समझ रखते हैं उस खेल के बारे में, उसको डायरेक्टली ना खेलते हुए भी। तो शायद लगभग इसी तरह की बातचीत ऑलमोस्ट इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी हो रही होगी कि अगले टेस्ट मैच में ये जो मिसिंग लिंक है, और ख़ासतौर पर जो बैटिंग का मिसिंग लिंक है, जहाँ से पूरा प्रेशर बनता है गेम के ऊपर और शायद वो गेम हाथ से छूटती है, बॉलर्स अगर वापस भी ले आते हैं तो भी शायद वो आपके हाथ से छूट के निकल जाती है, जैसा हमने मेलबर्न में देखा। तो क्या सिडनी में वो सारे लूप होल्स हमें क्लीन होते हुए दिखाई देंगे, वो जो सारी हमारी कमज़ोर कड़ियां हैं वो सुधरती हुई दिखाई देंगी? और फिर एक अकेला टेस्ट नहीं है सिडनी वाला, उसके आगे इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत सारे टेस्ट मैच भी खेलने हैं 2025 में, और तमाम तरह का क्रिकेट वो खेलेगी। लेकिन एक जो बेसिक कहीं मिस हो गया, जो पूरी टीम जैसी नहीं दिख रही, जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, आई थिंक
उस पर चीज़ें आएंगी। बाकी कौन कब तक खेलेगा, किस में कितना क्रिकेट बाकी है, कब किसका रिटायरमेंट होगा, वो यूनानिमसली हम सब लोग कह रहे हैं कि वो डिसीजन थोड़े ऊपर के लेवल के हैं, जहाँ से होंगे वहाँ से होंगे। लेकिन भाई हमें तो एक अच्छी क्रिकेट टीम, क्योंकि हम तो दर्शक हैं, वही हमें खुश करता है, उनका परफॉर्मेंस, हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि आज टीम खराब कर रही है तो हम उनके विरोध में खड़े हो जाएं। इसी टीम ने थोड़े दिन पहले हमें वर्ल्ड कप जीत के दिलाया है और कई मौके दिए हैं खुशी के भी। वो 50-50 वर्ल्ड कप का फाइनल भी किसी ट्रॉफी जीतने से कम नहीं था जिस तरह से टीम टूर्नामेंट में खेली। तो हम तो और चाहते हैं और बेहतर हो, लेकिन ऐसे पल आ जाते हैं जहां पर चाहे वो कमेंट्रेटर हो या आम दर्शक हो, उनका भी वो गुस्सा या उनका भी वो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो खिलाड़ियों में खुद में भी तो ये प्रेशर महसूस होता ही होगा। ऑल द बेस्ट है टीम इंडिया में, मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से और पूरे देश की तरफ से। शायद सिडनी में हमें और बेहतर और बढ़िया रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत आनंद आया इस चर्चा में और बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।